जय हिंद। मैं बता दूं कि T20 सिलेक्शन सीरीज के माध्यम से आप सभी को डेली 20 से 25 क्वेश्चन का रिवीजन में करा रहा हूं। आप सभी लोग इस क्लास से जुड़ना ना भूलें। चलेंगे इस क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन जो है, ध्यान देंगे। असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई थी? कथक, कुचिपुड़ी, सत्रिया, उड़ीसी। तो बताएंगे मेरे दोस्त कि असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा कौन सी शास्त्रीय नृत्य का शुरुआत किया गया था। तो आपको बता दूं कि असम के जो वैष्णव संत है, ये जिस शास्त्र नृत्य का शुरुआत किए थे उसका नाम है शास्त्रीय। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको बता दूं कि असम राज्य, ध्यान दीजिएगा, असम राज्य से संबंधित ही शास्त्रीय नृत्य है। यह भारत की सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। देखेंगे आप सभी लोग, भारत के 8 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से पहला भरतनाट्यम सबसे पुरानी ये शास्त्रीय नृत्य है जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। दूसरी जो है कथक, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तीसरी कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर और सत्रिया असम और मोहिनी अट्टम केरल राज्य से संबंधित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का मुख्यालय स्थित है। तो बताएंगे कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली और चेन्नई। बताएंगे मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो आपको बता दूं कि जो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है ये स्थित है मुंबई में। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा मुंबई। आपको बता दूं कि भारत के 4 महानगर हैं। भारत के 4 महानगर है 4 महानगर है और वो 4 महानगरों में ध्यान दीजिएगा। पहला दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा कोलकाता और चौथा चेन्नई है। आपको बता दूं कि भारत की 4 महानगर, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई है। और इन चारों नगरों को जोड़ने के लिए ध्यान दीजिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना द्वारा, ये 4 लाइन द्वारा इसे जोड़ा जा रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। या देखिएगा, आपको बता दूं कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई या आरबीआई और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सेबी और एफसीआई, इन सब का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इन सब का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ध्यान देंगे, इन सब का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी बैंकों का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। इस तरह से इन सबको याद करेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। बाल गंगाधर तिलक का होम रूल आंदोलन कहाँ सक्रिय हुआ था? तो बताएंगे मेरे दोस्त, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन जो था कहाँ सक्रिय हुआ था? बिहार, महाराष्ट्र, मद्रास, पंजाब, इनमें से कौन सा आंसर होगा? आपको बता दूं कि जो होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी महाराष्ट्र से, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ये महाराष्ट्र से संबंधित व्यक्ति हैं। आपको बता दूं कि लोकमान्य
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ये इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इनका प्रसिद्ध नारा था। उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की और यही गणेश उत्सव जैसे त्योहारों के माध्यम से भारतीयों को राजनीतिक कार्यवाही के लिए एकजुट करने का कार्य किए थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार से संबंधित है? तो बताएंगे कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद सही होगा। अनुच्छेद 30 यानी कि आर्टिकल 30, आर्टिकल 32, आर्टिकल 33 या आर्टिकल 31 होगा। तो बताएंगे मेरे दोस्त कि अगर हमें भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत हमें ये अधिकार देता है कि अगर किसी भी हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है या क्षति पहुंचता है तो हम सीधा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं। तो इसकी शक्ति हमें अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 देता है। देखिएगा आप सभी लोग, आपको बता दूं कि अनुच्छेद जो 30 है जिसके अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 31 देखिएगा जिसमें संपत्ति का अधिकार था, जो कानून के अधिकार के बिना किसी व्यक्ति की संपत्ति से वंचित ना किए जाने की गारंटी देता था। हालांकि 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है। और ध्यान दीजिएगा, इसको निरस्त करने के बाद जो संपत्ति का अधिकार है इसे कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार इसे कानूनी या विधिक अधिकार में रखा गया है, विधि अधिकार में रखा गया है और ये आर्टिकल 300A में निहित है। आप देखेंगे अनुच्छेद 33, संसद को, ध्यान दीजिएगा, संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसी जैसे विशिष्ट समूहों के मूल अधिकारों को सीमित या निरस्त करने का अधिकार देता है। तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 33 संसद को शक्ति देता है कि सशस्त्र बलों या पुलिस या खुफिया एजेंसी की जो मूल अधिकार है उसे सीमित रखे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को आमतौर पर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बताएंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, किस भारतीय संविधान के भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है? तो देखेंगे भाग तीसरा, भाग पहला, भाग चौथा या भाग दूसरा, कौन सा सही होगा? आपका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो भारतीय संविधान के, ध्यान दीजिएगा, भाग तीसरे को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, जो, ध्यान देंगे, ये मूल अधिकार से संबंधित है, मूल अधिकार से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, भाग पहला ये बताता है भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। भाग चौथा देखिएगा, भाग चौथा किससे संबंधित है? तो आपको बता दूं, नीति निर्देशक तत्व से।
नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से भाग तीसरा, और भाग दूसरा है नागरिकता। नागरिकता, तो आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के, ध्यान दीजिएगा, भाग तीसरे को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, जो मूल अधिकार से संबंधित है। भाग पहला ये भारत को बताता है कि भारत राज्यों का संघ है, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। भाग 4 ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, और भाग दूसरा ये नागरिकता से संबंधित है। आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिएगा अच्छे। नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया था? तो बताएंगे कि नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान कब अपनाया था? 2010, 2015, 2013 या 2017? बताएंगे इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, सभी क्वेश्चनों का आंसर करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान, ध्यान दीजिएगा, 2015 में अपनाया है। 2015 में अपनाया है। ध्यान दीजिएगा, सबसे नवीनतम देश जिसने संविधान बनाया या अपनाया है तो नेपाल है। ध्यान दीजिएगा, पहला लिखित संविधान अपनाने वाला जो देश है, पहला लिखित संविधान अपनाने वाला, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका यानी यूएसए है। पहला लिखित संविधान अपनाने वाला जो देश है, अमेरिका यानी यूएसए है। और ध्यान दीजिएगा, सबसे नवीनतम संविधान अपनाने वाला जो देश है वो नेपाल है। आपको बता दूं कि सबसे छोटा लिखित संविधान भी यूएसए का है। सबसे छोटा लिखित संविधान ये अमेरिका का ही है। लिखित संविधान ये अमेरिका का ही है। आपको बता दूं कि सबसे बड़ा लिखित संविधान या सबसे बड़ा लिखित संविधान, ध्यान दीजिएगा, भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है जिनको आपको याद रखने हैं। और ध्यान दीजिएगा, किस देश का लिखित संविधान नहीं है, ये आपके लिए HW। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे किस देश का लिखित संविधान नहीं है। देखिएगा, नेपाल का वर्तमान संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ, जिसने 2007 के अंतरिम संविधान की जगह ली। यह संविधान नेपाल को एक संघीय गणराज्य घोषित करता है और धर्म निरपेक्षता को एक मूल सिद्धांत के रूप में स्थापित करता है। बता दूं कि इसमें 35 भाग और 308 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियां शामिल हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन, ध्यान दीजिएगा, इनमें से किस राज्य में पाया जाता है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मणिपुर। आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो आपको बता दूं मेरे दोस्त, जो मैंग्रोव वन है
ये जो मैंग्रोव वन है ये पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी देश की जन्म दर अगर किसी देश की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या में होगा या अंतर होगा? 50% की गिरावट होगी, धीरे धीरे गिरावट आएगी, या वृद्धि होगी, या स्थिरता रहेगी? तो बताइए मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये आपके लिए हम छोड़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन के नंबर के साथ आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें। तो आपको बता दूं कि जो अगर किसी भी देश के जन्म दर मृत्यु दर से यदि अधिक होता है तो ये क्या होगा? आप लोग खुद इसका आंसर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा 9। जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन में होते हैं। तो बताएंगे कि जलवायु और मौसम परिवर्तन इनमें से किस मंडल में होते हैं? मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, या ताप मंडल, या समताप मंडल? तो बताएंगे मेरे दोस्त कि जलवायु परिवर्तन यानी कि मौसम परिवर्तन इनमें से किस मंडल में होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। तो मैं बता दूं कि ध्यान दीजिएगा, जितनी भी मौसम परिवर्तन की घटनाएं होती हैं वो सभी ये क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल ध्यान दीजिएगा, ये पृथ्वी का सबसे निचला परत है जिसमें भारी गैसों का मिश्रण है। भारी गैसों का ये मिश्रण है। इसकी ध्यान दीजिएगा, ये ध्रुवों पर ध्यान दीजिएगा, इसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर तक होती है और इसके विषुवत रेखा की जो लंबाई होती है लगभग 18 किलोमीटर। आपको बता दूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस क्षोभ मंडल की जो औसतन ऊंचाई है लगभग 14 किलोमीटर ही होती है। तो चलेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको बता दूं कि ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल की जो परत है वो 5 परतें हैं। पहला परत ध्यान दीजिएगा क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी की सबसे निचली परत है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है क्षोभ मंडल सभी मौसमीय संबंधित घटनाएं जैसे बादल, बारिश, आंधी, सारी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं, इसी परत में होती हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है। ध्यान दीजिएगा, इस मंडल की खास बात यह है कि अगर ऊंचाई बढ़ेगा तो इसके तापमान कम होते हैं। दूसरा जो मंडल है ये है समताप मंडल। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। मौसम शांत होता है। ध्यान दीजिएगा, समताप मंडल में मौसम शांत होता है, इसलिए हवाई जहाज यानी कि वायुयान अक्सर इसी परत में उड़ाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समताप मंडल में वायुयान, मौसमीय घटनाएं क्षोभ मंडल, और ये मध्य मंडल देखिएगा, मध्य मंडल ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष से आने वाली सभी उल्कापिंड इसी परत में जलते हैं और इसका ऊंचाई बढ़ने में या ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में फिर से कमी आती है। तो आपको बता दूं मेरे दोस्त, देखिएगा, ताप मंडल या इसी को कहा जाता है आयन मंडल या थर्मोस्फेयर। आयन मंडल या थर्मोस्फेयर, ध्यान दीजिएगा, या आइनोस्फेयर, इसका नाम मिलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान तेजी से बढ़ता है और रेडियो तरंगों को परिवर्तित करने और संचार में मदद करने के कारण इसे आयन मंडल भी कहा जाता है। तो जितनी भी रेडियो संचार तरंगे हैं ये सारी इस आयन मंडल में ही परिवर्तित की जाती हैं। आपको बता दूं कि 5वां जो मंडल है ये है वायुमंडल
यानी कि एक्सोस्फीयर। इसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए परमाणुओं और अणुओं की संख्या बहुत कम होती है, यानी कि यह सबसे बाहरी परत है। पृथ्वी का या वायुमंडल का सबसे बाहरी परत वायुमंडल, जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें हल्की गैसें मिलती हैं जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। और ये क्षोभ मंडल में ध्यान दीजिएगा भारी गैस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन अगला, डोलोमाइट किसका अयस्क है? आप सभी लोग बताएंगे कि डोलोमाइट किसका अयस्क है। तो डोलोमाइट ध्यान दीजिएगा, ये किसका अयस्क है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, सोडियम। तो बताएंगे मेरे दोस्त, डोलोमाइट इनमें से किसका अयस्क है? आप सभी लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें आप सभी लोग, कि हमें पता लग सके कि आप लोग कितना सही आंसर कर रहे हैं। तो आपको बता दूं मेरे दोस्त, डोलोमाइट ध्यान दीजिएगा, ये मैग्नीशियम का अयस्क है। आपसे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम का अयस्क आपको बताना है कि क्या होगा। आपको बता दूं, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। बहुत ही नर्म और मुलायम धातु होता है सोडियम। अगला क्वेश्चन का बताइएगा आंसर, कौन सा जल डमरू या कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो बताएंगे मेरे दोस्त, कौन सा जल डमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो पहला देखिएगा, पहला जो दिया है नेमुरो जल डमरू मध्य, नेमुरो जल डमरू मध्य। दूसरा दिया है, ध्यान दीजिएगा, बांस जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, या दक्कन जल डमरू मध्य। तो बताएंगे मेरे दोस्त, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जो जल संधि है, इनमें से कौन सा है? आपको बता दूं कि ये जल डमरू मध्य का मतलब होता है दो बड़े जल के हिस्से को एक पतले मार्ग द्वारा जोड़ देना। आपको बता दूं मेरे दोस्त, तो भारत का ये जो दक्षिणतम भाग है, यानी कि प्रायद्वीपीय भाग, ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय भाग का मतलब कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ भाग, ये प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। और ये भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये श्रीलंका से सटा हुआ है। और इसके बीच ध्यान दीजिएगा, दोनों ये श्रीलंका और भारत को जो अलग करने वाला ये एक जल मार्ग है, इस जल मार्ग को कहा जाता है पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि। ये पाक जल संधि ध्यान दीजिएगा, भारत श्रीलंका को अलग तो करता है, लेकिन अरब सागर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो आपको बता दूं कि जो भारत और श्रीलंका है, इन दोनों को अलग करने वाली जो जल डमरू है, वो कौन सा है? तो पाक जल डमरू है। आप लोग याद रखेंगे। देखिएगा, ये हरमुज जल डमरू, हरमुज जो जल डमरू है, ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। आपको याद रखना है। और फारस की खाड़ी के देशों को बाकी दुनिया से जोड़ता है। अगला देखिएगा, जिब्राल्टर जल संधि, ये अंध महासागर को ध्यान दीजिएगा भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करता है। जिब्राल्टर जल संधि ध्यान दीजिएगा, अंध महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करता है। एक मलाक्का जल डमरू है, यानी कि मलाक्का जल संधि है, जो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा अगला, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो बताना है मेरे दोस्त
कि जो सोमनाथ मंदिर है वो किस राज्य से संबंधित है? कामाख्या मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर या महाबोधि मंदिर। तो आपको बता दूं मेरे दोस्त, जो सोमनाथ मंदिर है ये कहाँ स्थित है? तो बताएंगे मेरे दोस्त कि सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर ध्यान दीजिएगा ये स्थित है गुजरात। कामाख्या मंदिर ध्यान दीजिएगा असम। रामनाथ स्वामी मंदिर ध्यान दीजिएगा ये तमिलनाडु। रामनाथ स्वामी मंदिर ध्यान दीजिएगा तमिलनाडु। और महाबोधि मंदिर ये बिहार से संबंधित है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, पहला का जो आंसर होगा पहला सी, दूसरा दूसरा होगा ए, तीसरा होगा ध्यान दीजिएगा बी और चौथा होगा डी। कौन से ऑप्शन में ये दिख रहा है मेरे दोस्त मेरे भाई? आपको बता दूं कि पहला का सी दो ऑप्शन में इस तरह से ये दो ऑप्शन कट गए। दूसरा का ए, तो ध्यान दीजिएगा दूसरा का ए यही दिख रहा है, इसलिए तीसरा ये आंसर होगा इज राइट आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा तीसरा होगा। सोमनाथ मंदिर ध्यान दीजिएगा गुजरात में स्थित है, जिसपे ध्यान दीजिएगा एक अरब आक्रमण हुआ था, यानी कि तुर्की आक्रमण या अरब आक्रमण मान लीजिए। अरब आक्रमण किया था, किसने किया था? तो महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने इस सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। आपको बता दूं कि कामाख्या मंदिर ध्यान दीजिएगा असम में स्थित है। रामनाथ मंदिर जहाँ पे राम ने ध्यान दीजिएगा श्रीलंका जाने से पहले या समुद्र पार करने से पहले तमिलनाडु में जहाँ पे शिव की पूजा की थी, उस मंदिर का ध्यान दीजिएगा नाम है रामनाथ स्वामी मंदिर। और बोधि मंदिर ध्यान दीजिएगा ये बिहार में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा अगला। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उनके पुत्र ने प्राप्त किया। तो बताएंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश से संबंधित शासक है। गुप्त वंश का ये शासक है। और बताना है कि इस चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था। तो बताएंगे मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा समुद्रगुप्त, भानुगुप्त, स्कंदगुप्त या कुरुगुप्त। तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? तो आप लोग आंसर देंगे। आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था या इसका उत्तराधिकारी था वो था समुद्रगुप्त। ध्यान दीजिएगा गुप्त वंश की बात हुई है, तो गुप्त वंश का संस्थापक ध्यान दीजिएगा कौन था? तो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त था। और ध्यान दीजिएगा अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाती है तो वो चंद्रगुप्त प्रथम होता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है, जिसका पुत्र ध्यान दीजिएगा समुद्रगुप्त है। और समुद्रगुप्त का जो पुत्र है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है। चंद्रगुप्त सेकेंड या द्वितीय। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो बताएंगे मेरे दोस्त, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? सांची, सारनाथ, पाटलिपुत्र या मेहरौली। तो ये जो अशोक का सिंह जो स्तंभ है, ध्यान दीजिएगा सिंह स्तंभ है जो कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द देंगे। आपको बता दूं कि जो सिंह स्तंभ है ये यूपी के सारनाथ में स्थित है, जो बनारसी के करीब है। आपको बता दूं कि ये यूपी में स्थित है और ये सांची स्तूप अशोक द्वारा ही बनाया गया था, जो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में वर्तमान में स्थित है। पाटलिपुत्र ध्यान दीजिएगा अशोक की राजधानी थी। अशोक की राजधानी थी, ये ध्यान दीजिएगा बिहार में स्थित है। बिहार में स्थित है। मेहरौली ध्यान दीजिएगा मेहरौली, ये मेहरौली दिल्ली में स्थित है। मेहरौली ये दिल्ली में स्थित है।
देखिएगा, आप सभी को बता दूं कि जो मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली के मेहरौली में स्थित है, एक 1600 साल से अधिक पुराना स्तंभ है। ये जो फेमस है, ये जंग ना लगने वाला लोहा जो है, ये यही है। इसका निर्माण गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था, इसको ध्यान देंगे। जो बिल्कुल कुतुब मीनार के सामने ही स्थित है, ये मेहरौली लौह स्तंभ, जो एक अच्छे लोहे के को प्रमाणित करता है, जो 1600 वर्ष या 1600 साल पुराना है। अभी तक इसमें जंग नहीं लगे हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो बताएंगे मेरे दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। तो बताएंगे कि नगर नियोजन के लिए इनमें से कौन सी सभ्यता प्रमुख है या जानी जाती है। तो नगर नियोजन के लिए ध्यान दीजिएगा, जो जानी जाती है वो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। सिंधु घाटी सभ्यता का जो डिजाइन था, ये चेस बोर्ड के आकार की तरह था। ये चेस बोर्ड की तरह इसके नगर नियोजन की गए थे। आपको बता दूं कि चेस बोर्ड की तरफ इसके नगर का व्यवस्था था। ये जो बीच में आपको लाइन दिख रहा है, ये है गलियां और ये सड़क है, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये हैं घर, और ये सुव्यवस्थित नगर था, जिसके पानी निकालने के एक प्रॉपर नाली बनाई गई थी, और हर एक घर के आंगन में एक कुआं था, और हर एक घर में शौचालय भी था। तो देखेंगे मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, झूम कृषि। तो बताएंगे कि झूम कृषि किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है झूम कृषि? तो आप लोग आंसर करेंगे झूम कृषि। तो आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, छत खेती छत खेती या सीढ़ीनुमा खेती, स्थानांतरित कृषि या जामुन की खेती। तो बताएंगे कि किस कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दूं कि झूम कृषि को, ध्यान दीजिएगा, स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है, या इसी कृषि को ध्यान दीजिएगा कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। कर्तन दहन कृषि क्या होता है, या स्थानांतरित कृषि क्या होता है। तो आपको बता दूं कि किसी भी बंजर भूमि पे, ध्यान दीजिएगा, या किसी भी भूमि की वहां की वनस्पति को हटाकर यानी कि काटकर, और जब वो सूख जाता है तो उसको जलाकर जो उसमें उर्वरता होता है उससे खेती की जाती है, और जब तक की जाती है जब तक उसमें उर्वर है या फर्टिलिटी है, और जैसे ही उसकी उर्वरता खत्म होती है, वैसे ही वो वहाँ के भूमि को छोड़कर ये लोग पलायन कर जाते हैं अगले जगह की तरफ या अगले स्थानों की तरफ, और यह निरंतर कार्य चलता रहता है। एक जगह से अगले जगह, एक जगह से अगले जगह ये कार्य करते रहते हैं। जो बहुत सारे इसके अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम देखने को मिले हैं। झूम कृषि या इसी का एक नाम है स्थानांतरित कृषि, या इसी को कहा जाता है कर्तन दहन कृषि। आपको दिखा दूं कि इसी को, ध्यान दीजिएगा, दहिया कहा जाता है या पोडू कहा जाता है। दहिया, ध्यान दीजिएगा, दहिया मध्य प्रदेश में प्रचलित है। इसी कृषि को ध्यान दीजिएगा किस नाम से जाना जाता है, तसलेस एंड बर्न। तलेस एंड बर्न कृषि के रूप में भी जाना जाता है। यह कृषि कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ये झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, और स्थानांतरित कृषि के नाम से भी ये जानी जाती है। और ध्यान दीजिएगा, बेबर या दहिया मध्य
प्रदेश में ये प्रचलित कृषि है। इसी कृषि का नाम है। ये पेपर की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार एसएससी ने यहाँ से बहुत सारे सवालों को पूछा है। पोडू, ध्यान दीजिएगा, पोडू जो है आंध्र प्रदेश या उड़ीसा में ये प्रचलित नाम है। इसी कृषि का ये भी नाम है। कुमारी, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाटों में इसको जाना जाता है, यानी कि पश्चिमी घाट के जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें इसी कृषि को कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। वाल, ध्यान दीजिएगा, इस कृषि को राजस्थान में बोला जाता है। और खिल, ये खिल ध्यान दीजिएगा, हिमालय की पट्टियों में इसका नाम खिल भी बोला जाता है। अन्य देशों में देखेंगे तो रे है वियतनाम में, और ध्यान दीजिएगा चेना श्रीलंका में इसका अन्य नाम है। तो मेरे दोस्त, इस सभी नामों को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल के बाहर सीरियस सीरियस या सेरेस सीरियस या सेरेस सरेस सरेस नामक चमकीले तारे को भी कहते हैं। तो बताएंगे कि इस सरेस या साइरस साइरस नामक जो तारा है, चमकीला तारा है, इसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? कैट स्टार, कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार या लायन स्टार? बताएंगे किस नाम से इस साइरस तारे को जाना जाता है, जो पृथ्वी पर से देखा जाने वाला सबसे चमकीला तारा है? तो बता दूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर से देखा जाने वाला सबसे चमकीला तारा साइरस है, जिसको हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आपके लिए। तो बताएंगे कि सौरमंडल का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? सौरमंडल का सौरमंडल का सबसे नजदीक या निकट का तारा कौन है? सौरमंडल का सबसे निकट का तारा बताएंगे। पृथ्वी पर से दिखा जाने वाला सबसे चमकीला तारा हमने देख लिया, साइरस, या इसी को डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा, भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा दिख रहा होगा। यूरोप से यूरोप से भारत की तरफ आने वाले यूरोप से भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो बताएंगे मेरे दोस्त, बाबर, वास्को डिगामा, गैलीलियो या हेरोडोज? तो बताएंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि यूरोप से भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो आपको बता दूं कि इसका खोज करने वाला ये था वास्को डिगामा, जो किस देश से संबंधित था? तो आपको बता दूं, ये पुर्तगाली था। ध्यान दीजिएगा, ये पुर्तगाली व्यक्ति था, वास्को डिगामा। और ध्यान दीजिएगा, ये यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग का खोज किया था 1498 में। 1498 में इसने इस भारत को या यूरोप से आने वाले समुद्री मार्ग को, ध्यान दीजिएगा, खोजा था, जिसके माध्यम से भारत में प्रवेश किया। और भारत के, ध्यान दीजिएगा, केरल राज्य में इसने प्रवेश किया था। केरल राज्य में प्रवेश किया था, केरल राज्य में। और जो स्थान था वो था कालीकट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा 1998 में यूरोप से भारत की समुद्री मार्ग का खोज किया था, जो 1998 में केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पे ये उतरा था।
देखेंगे आप दो लोग अगले क्वेश्चन को बताएंगे। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान के वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा था। यानी कि बताएंगे कि ये वास्को डी गामा कहाँ से संबंधित है, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड या नीदरलैंड। पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर हम बताए थे कि यह व्यक्ति पुर्तगाली था, यानी पुर्तगाल से संबंधित व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20वां, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। हम बताएंगे मेरे दोस्त, इंडिया को भारत किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है। इसका आंसर देंगे आप सभी लोग आर्टिकल पहला यानी कि फर्स्ट, आर्टिकल सेकेंड, आर्टिकल थर्ड या आर्टिकल फोर्थ। अनुच्छेद पहला, अनुच्छेद दूसरा, अनुच्छेद तीसरा, अनुच्छेद चौथा, किस अनुच्छेद में ध्यान दीजिएगा इंडिया को भारत भी कहा गया है। आपको बता दूं मेरे दोस्त, इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद पहला। अनुच्छेद पहला ध्यान देंगे। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं देंगे। आप क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि हमें भी समझ में आए कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अल बरूनी द्वारा अरबी पुस्तक का क्या नाम था। अल बरूनी द्वारा लिखित अरबी पुस्तक का क्या नाम था। तो आप लोग बता देंगे कि इसमें से कौन सा नाम सही है जो अल बरूनी द्वारा पुस्तक लिखी गई है। किताब उल हिंद, हिंदुस्तान नामा या तारीख ए हिंदुस्तान या फतवा ए हिंदुस्तानी। तो आपको बता दूं कि अल बरूनी द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है इनमें से कौन सी है, तो किताब उल हिंद। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 23 आपके लिए होमवर्क है। लेजर का आविष्कार किसने किया था। ये क्वेश्चन 24 है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का पूर्ण अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है। तो बताएंगे कि किस ग्रह का जो झुकाव है वो बहुत ज्यादा है या सबसे ज्यादा है। तो आपको बता दूं तो बताएंगे अर्थ, यूरेनस, नेपच्यून और जुपिटर। इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका ध्यान दीजिएगा झुकाव सबसे ज्यादा है। यानी कि इनमें से कौन सा ग्रह है जिसका अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। ध्यान दीजिएगा, अक्षीय झुकाव बताना है सबसे अधिक इनमें से किस ग्रह का है। तो जो पृथ्वी झुकी हुई है, ध्यान दीजिएगा अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन अत्यधिक झुकाव किस ग्रह में है, तो है ध्यान दीजिएगा अरुण यानी यूरेनस। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। इसका आंसर आप लोग जरूर देंगे। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, डेली इस T20 सिलेक्शन सीरीज के माध्यम से 20 से 25 क्वेश्चन हल कराए जा रहे हैं, रिवीजन कराए जा रहे हैं। आप सभी लोग इस क्लास से जुड़ना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में।